ये क्लियर हुआ बेटा। शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। 4 प्रकार से इनका प्रयोग किया गया है, मतलब इनका 4 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। ठीक है बेटा। अब हम देखते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, विदेशज या विदेशी और 5वां है संकर शब्द। हम आपको यहाँ पे लिखकर बता देंगे। पहला है तत्सम, तत्सम शब्द। दूसरा है तद्भव शब्द, तद्भव शब्द, तद्भव शब्द, तत्सम शब्द। ठीक है बेटा। तीसरा है तत्सम, तद्भव और तीसरा है देशज शब्द। क्या है? देशज शब्द। चौथा है विदेशी शब्द। विदेशी कहते हैं या फिर इसे को कहते हैं विदेशज, विदेशी शब्द। और लास्ट है बेटा, मतलब 5वां है संकर शब्द। कितने भेद हो गए उत्पत्ति के आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। क्लियर हुआ? ये 5 भेद हो गए। दूसरा है रचना के आधार। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं। पहला रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द। दूसरा है यौगिक शब्द, यौगिक शब्द। ठीक है बेटा। और तीसरा है योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। ठीक है। रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद हैं। पहला सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। पहला है सार्थक शब्द, दूसरा है निरर्थक शब्द, निरर्थक शब्द। ठीक है बेटा। और लास्ट है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? प्रयोग के आधार पर भी शब्दों के 2 भेद होते हैं। पहला विकारी शब्द, पहला विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द, अविकारी शब्द। पहला विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। ये क्लियर हो गया बेटा। शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों को 4 वर्गों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और चौथा है प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी और संकर, 5 शब्द हैं। रचना के आधार पर 3 है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अर्थ के आधार पर 2, सार्थक, निरर्थक। और लास्ट है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। इतना क्लियर हो गया बेटा। ये वर्गीकरण आपकी बुक में भी है, एक बार ध्यान से उसको देखिएगा। और मैंने यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझा दिया है, एक बार इसको फिर समझने की कोशिश करिएगा। ध्यान से इसको देख लीजिए, ठीक है, ताकि आपको पढ़ना समझना दोनों आसान हो जाए। अब हम चलते हैं, अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। सबसे पहले हम देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने हैं भेद बेटा? 5। पहला है तत्सम। इसमें दो शब्दों का मेल है, मतलब संधि विच्छेद है। तत् प्लस सम इक्वल टू क्या होता है बेटा? तत्सम। तत्सम शब्द का अर्थ है तत् प्लस सम। तत्सम शब्द का अर्थ होता है उसके समान,
यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? तत्सम शब्द मतलब होता उसके समान। उसके समान किसके समान बताया जा रहा है? संस्कृत भाषा के समान, उसके समान। जैसे कुछ शब्द संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत भाषा के जैसे के तैसे अर्थात ज्यों का त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे के तैसे मतलब वो जैसे संस्कृत भाषा में थे वैसे ही हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं तत्सम शब्द। तत्सम उसके समान, उस जैसा ही है। इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं? जैसे आप देख लीजिए, जैसे अग्नि, अग्नि, घट, रात्र, ये सब संस्कृत के शब्द हैं और जैसे के तैसे, जैसे हैं वैसे ही हिंदी भाषा में यूज किए जाते हैं, इसीलिए हम इनको कहते हैं तत्सम, उसके समान, उसके जैसे शब्द। क्लियर हुआ बेटा? ये तत्सम, इसकी डिफिनेशन क्या होगी? हिंदी भाषा में संस्कृत भाषा के वे शब्द जो जैसे के तैसे हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उसे हम कहते हैं तत्सम शब्द। ठीक है, अगला है तद्भव का भी हम लिख सकते हैं तत् प्लस भव। ठीक है, तद्भव का मतलब है संस्कृत शब्द से विकृत होकर अर्थात परिवर्तित होकर जो शब्द हिंदी भाषा में आए हैं उसे हम क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। जो शब्द संस्कृत भाषा से विकृत होकर अर्थात परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में आए हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा बेटा। तद्भव डिफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, संस्कृत भाषा के वे शब्द, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ परिवर्तन, कह रहा है संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ परिवर्तन, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ मतलब बदलाव के साथ, परिवर्तन के साथ या परिवर्तन के साथ या उनसे उत्पन्न होकर हिंदी भाषा में आ गए हैं, उन्हें तद्भव कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कह रहे हैं संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ या उनसे उत्पन्न होकर, किससे उत्पन्न होकर? संस्कृत भाषा से उत्पन्न होकर हिंदी भाषा में आ गए हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, अब आप इसको देखिए कि तद्भव शब्द जैसे हम लिख देते हैं, जैसे आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे दिन को हम संस्कृत में क्या कहेंगे? अभी हम तद्भव लिख रहे हैं। दिन को हम संस्कृत में दिवस कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने लिखा है क्योंकि वो बदल कर रूप आ गए हैं हिंदी भाषा में। ठीक है, कर्म, काम लिख सकते हैं, काम, ये सब किस चीज के हैं? तद्भव शब्द है। कौन से शब्द है बेटा? तद्भव शब्द। अगला हम पढ़ते हैं बेटा देशज शब्द। ये दोनों तत्सम और तद्भव क्लियर हो गया ना बेटा? अगला हम पढ़ाते हैं देशज शब्द। देशज शब्द बेटा ध्यान से देखिएगा, देशज मीन्स देश प्लस ज। इसको कैसे लिख सकते हैं? देश प्लस ज। देशज शब्द का मतलब होता है कि देश में जन्मा। देश में जन्मा का मतलब होता है कि जो शब्द अपने ही देश के, जो शब्द अपने ही देश के विभिन्न बोलियों और भाषाओं से प्रचलन में चले आ रहे हैं। प्रचलन में मतलब जो कंटिन्यूअस वही बोला जा रहा है, उन शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं।
देशज शब्द को आप ऐसे भी समझ लीजिए कि इसको कैसे कह सकते हैं, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं जो अपने ही देश की विभिन्न भाषाओं, अपने ही देश की विभिन्न भाषाओं, बोलियों, विभिन्न भाषाओं और बोलियों आदि से हिंदी में आ गए। किससे? विभिन्न भाषाओं से और बोलियों से जो हिंदी भाषा में आ गए उसे हम देशज शब्द कहते हैं। विभिन्न भाषाओं और बोलियों से चलकर हिंदी भाषा में आ गए उसे हम देशज शब्द कहते हैं। जो शब्द अपने ही देश, अपने ही देश की विभिन्न भाषाओं, विभिन्न भाषाओं और बोलियों से हिंदी भाषा में आ गए, हिंदी भाषा में आ गए देशज शब्द कहलाते हैं। देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे क्या हो जाएगा? जैसे लोटा, पगड़ी, कुछ भी आप लिख सकते हैं। खिड़की, लोटा, पगड़ी, खिड़की आदि बहुत से ऐसे शब्द हैं जो देशज ही हैं, मतलब अपने ही भाषा और बोलियों में इस्तेमाल किए गए हैं। जो शब्द अपने ही देश की विभिन्न भाषाओं और बोलियों से हिंदी भाषा में आ गए देशज शब्द कहलाते हैं। क्लियर हुआ बेटा देशज शब्द? अब हम अगला पढ़ते हैं विदेशज। जैसे आपने अभी देशज में बताया था, देश में जन्म लिया, विदेश प्लस इसको हम कैसे लिख सकते हैं? विदेश प्लस ज, अर्थात विदेश में जन्मा, विदेश में जन्म लिया। ठीक है। वे शब्द जो विदेशी भाषा से, वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से आए हुए हैं। विदेशी भाषा मतलब अलग अलग भाषाओं से, अलग अलग विदेशी भाषाओं से हमारी हिंदी भाषा में आकर मिक्स हो गए हैं और रोजाना की बोलचाल की भाषा में इतने रच बस गए हैं कि उन्हें अलग नहीं समझा जाता। ठीक है। इसकी डिफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हैं, जो शब्द विभिन्न विदेशी भाषाओं से आकर, जो शब्द विभिन्न विदेशी भाषाओं से आकर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने लगे हैं, हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? विदेशी शब्द या विदेशज कहलाते हैं। कह रहे हैं जो शब्द विभिन्न विदेशी भाषाओं से आकर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं विदेशी या विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे आप इसको समझ सकते हैं कि कौन कौन सी, क्योंकि हमारी भाषा में हिंदी, इंग्लिश, अरबी, उर्दू, फारसी, पुर्तगाली, चीनी सभी भाषाओं के शब्द हमारी हिंदी भाषा में मिक्स हैं। अब आप उसको देख लीजिए कि कौन कौन सी भाषा। ये क्लियर हो गया बेटा?
जैसे कि हम शब्द ले लेते हैं अफसर, अफसर, ठीक है, अफसर ले लेते हैं, और ऐसे कैप्टन ले लेते हैं। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो हैं तो इंग्लिश के, लेकिन वो हमारी हिंदी भाषा में मिक्स हो गए हैं, ठीक है। ये क्लियर हुआ बेटा? ये क्लियर हो गया? जो शब्द विभिन्न विदेशी भाषाओं से आकर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं विदेशी या विदेशी शब्द कहते हैं। अगला टॉपिक है संकर शब्द। हम लिखते हैं संकर शब्द की डिफिनेशन। संकर शब्द, संकर शब्द का मतलब है दो अलग अलग भाषाओं के मेल से, दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बने शब्द को हम संकर शब्द कहते हैं। इसकी डिफिनेशन हम ऐसे लिख सकते हैं, जो शब्द अलग अलग भाषाओं दो अलग अलग, कह रहा है संकर शब्द दो अलग अलग भाषाओं के मेल से, जो शब्द अलग अलग भाषाओं के मेल से बनते हैं संकर शब्द कहलाते हैं। संकर शब्द कहलाते हैं ठीक है बेटा। कह रहा है जो शब्द अलग अलग भाषाओं के मेल से बनते हैं वे संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारी भाषा में, क्योंकि हमारे इतिहास का असर हमारी भाषाओं पर भी पड़ा है। इतिहास साक्षी है कि हमारे यहाँ बहुत सारे अलग अलग धर्मों के, चाहे वो पुर्तगाली हो, फ्रांसीसी हो, अंग्रेज हो, सभी लोग हमारे यहाँ आए और उनकी बोलचाल में जिन भाषाओं का इस्तेमाल होता था वो हमारी हिंदी भाषा में ऐसे रच बस गए कि वो अलग प्रतीत नहीं होते। जैसे कि देख सकते हैं छायादार, छाया, छाया, और दूसरा शब्द है दार, इन दोनों को मिला के बनता है बेटा छायादार। छायादार, छायादार मतलब किसी भी वृक्ष को कह सकते हैं कि वृक्ष बहुत छायादार। छाया कौन सा शब्द है बेटा? छाया संस्कृत का शब्द है। किसका शब्द है? संस्कृत का। और दार किसका शब्द है? दार फारसी का शब्द है। छाया संस्कृत का शब्द है और दार फारसी शब्द है। दोनों मिलकर हिंदी में आप इस्तेमाल करते हैं छायादार। अगला शब्द आप देख लीजिए, सील बंद। एक शब्द बनता है सील बंद, सील बंद। जब आप कोई सामान खरीदते हैं तो उस पर टैग देखते हैं सील बंद है या नहीं है। सील अलग है, बंद अलग है। अब आप बताएं सील किसका है? अंग्रेजी का शब्द है, अंग्रेजी का शब्द है सील। और बंद किसका शब्द है? बंद फारसी शब्द है। बंद किसका शब्द है बेटा? फारसी का शब्द है, ठीक है। सील बंद एक शब्द हुआ ना बेटा, सील बंद। सील अंग्रेजी का शब्द है और बंद फारसी का शब्द है। ठीक उसी प्रकार रेल, रेल अंग्रेजी का शब्द है, अंग्रेजी का शब्द है। और गाड़ी, गाड़ी हिंदी का शब्द है। किसका शब्द है बेटा? हिंदी का शब्द हुआ। इसका क्या होगा? रेलगाड़ी। कुछ शब्द ऐसे हैं जो आप प्रॉपर यूज करते हैं। रेलगाड़ी, रेलगाड़ी दो शब्दों से मिल, दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने हैं। छायादार, शीलबंद, रेलगाड़ी, ये सब हमने दो शब्द आपको ऐसे बताए कि एक इंग्लिश के हैं, अंग्रेजी शब्द है, और एक हिंदी के हैं। रेलगाड़ी अंग्रेजी का, रेल अंग्रेजी का शब्द और गाड़ी है हिंदी का शब्द। दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बने हुए शब्द को हम क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। क्लियर बेटा? पांचवा था संकर शब्द। क्लियर हो गया बेटा?
तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। मैंने आपको क्लियर समझा दिया। नेक्स्ट आपका आता है अब रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं। कौन कौन से? रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं। पहला रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द, ठीक है। दूसरा है यौगिक शब्द, यौगिक शब्द। पहला रूढ़ शब्द और दूसरा यौगिक शब्द। क्लियर ना बेटा? तो हम सबसे पहले बताते हैं रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। जिनके सार्थक खंड न किए जा सके वे क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द। वे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते तथा जो किसी अर्थ के लिए प्रचलित हो, जिसके सार्थक खंड न किए जा सके और जो किसी अर्थ के लिए प्रचलित हो, क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है यौगिक शब्द। यौगिक का अर्थ होता है योग से बना। यौगिक का अर्थ है योग से बना। योग मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। योग का मतलब होता है, योग मीन्स योग। यौगिक का अर्थ है योग। योग मतलब 2 सार्थक खंडों के मेल से बने शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। 2 सार्थक खंडों के मेल से बने शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं, ठीक है। ये सार्थक खंड नहीं हो सकते। रूढ़ शब्द में सार्थक खंड नहीं हो सकते, लेकिन यौगिक शब्द में 2 सार्थक मतलब दोनों का अर्थ निकल सकता है। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय, विद्या मीन्स विद्या, आलय मीन्स भवन, ठीक है। हिमालय, हिम प्लस आलय, हिम मतलब बर्फ, आलय मीन्स घर। दोनों के टुकड़े सार्थक हो गए। सार्थक मतलब हिम का भी अर्थ निकल रहा है और आलय का भी अर्थ निकल रहा है। तो ये किस शब्द में आएंगे बेटा? ये आएंगे यौगिक शब्द में। यौगिक शब्द की डिफिनेशन आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक, वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक सार्थक, 2 या 2 से अधिक सार्थक खंडों के मेल से मिलकर बने, मेल से बने हों। कह रहे हैं वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक सार्थक खंडों के मेल से बने हों, वो क्या कहलाते हैं? वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। क्लियर बेटा? वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक सार्थक खंडों के मेल से बने हों, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे विद्यालय ले लीजिए, हिमालय ले लीजिए, कोई लीजिए, जैसे दुकानदार। यहाँ 2 शब्द मिला है, दुकान प्लस दार। दुकान अलग है, दार अलग है, 2 शब्द हो गए इसमें, दुकानदार। आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्रयोगशाला, यहाँ पे लिख सकते हैं दूसरा शब्द हम ले सकते हैं प्रयोगशाला। प्रयोगशाला, प्रयोग अलग है और शाला अलग है, दोनों का सार्थक खंड है, दोनों के सार्थक अर्थ निकलेंगे। क्लियर हुआ बेटा? वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक सार्थक खंडों से मिलकर बने हों, उसे हम क्या कहते हैं? उसे यौगिक शब्द कहते हैं। इतना क्लियर हो गया बेटा? अब लास्ट है योग रूढ़ शब्द। तीसरा है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। अब हम पढ़ते हैं योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द उसे कहते हैं वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु उनका अर्थ रूढ़ हो जाता है। रूढ़ मतलब परंपरा से चले आ रहे हैं, विशेष अर्थ में मायने रखते हैं,
ठीक है, जिनका कोई विशेष अर्थ निकलता है वे क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ शब्द। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, वे शब्द जो किसी विशेष अर्थ के लिए प्रचलित हैं। वे शब्द जो किसी विशेष अर्थ के लिए, विशेष अर्थ मतलब जैसे लंबोदर, विशेष अर्थ के लिए प्रचलित हो और जिनके सार्थक खंड भी किए जा सकते हैं। वे शब्द, इसकी ये तो पहली डिफिनेशन हुई। दूसरी डिफिनेशन ये हो सकती है, वे शब्द जो किसी अर्थ के लिए प्रचलित हैं और उनके सार्थक खंड भी किए जा सकते हैं, पहली डिफिनेशन तो ये थी कि वे शब्द जो यौगिक तो है परंतु उनका अर्थ रूढ़ विशेष हो जाता है, विशेष अर्थ में प्रचलित है। तो इसी की दूसरी डिफिनेशन है, वे शब्द जो किसी अर्थ के लिए प्रचलित है, किसी विशेष अर्थ के लिए प्रचलित है और उनके सार्थक खंड भी किए जा सकते हैं। मतलब हम योग रूढ़ शब्द को अलग अलग भी कर सकते हैं और परंपरा से प्रचलित भी है। जैसे हम इसको समझ सकते हैं, जैसे पीताम्बर वो शब्द है जो कृष्ण भगवान के लिए भी प्रयोग किया जाता है, कृष्ण के लिए भी प्रयोग किया जाता है पीताम्बर, ठीक है। इसको अगर अलग अलग हम करेंगे, अलग अलग सार्थक खंड इसके हो जाएंगे। पीला प्लस पीत प्लस अंबर, पीत मीन्स पीला, अंबर मीन्स आसमान, ठीक है। पीताम्बर इसके सार्थक खंड हो जाएंगे। पीताम्बर क्लियर हुआ। दूसरा हम ले सकते हैं घनश्याम, ठीक है। घनश्याम किसको कहते हैं? घनश्याम भी हम कृष्ण को ही कहते हैं, कृष्ण जी को ही कहते हैं। घनश्याम अर्थात कृष्ण जी। इसमें घन और श्याम, घन प्लस श्याम दो अलग अलग शब्द हो जाएंगे। घन प्लस श्याम, ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ये किसी एक पर्टिकुलर किसी के लिए प्रयोग किया जाता है, वो है कृष्ण जी। कृष्ण जी के लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है घन श्याम, ठीक है। ये कौन सा शब्द कहलाएगा? ये योग रूढ़ शब्द कहलाएंगे। क्लियर हुआ बेटा? अब अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं कि किसके आधार पे था? ये रचना के आधार पे था, ठीक है। अगला हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। इसके पहले आपने उत्पत्ति के आधार पे और रचना के आधार पे पढ़ा। अब अगला टॉपिक है अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद।